11 बजे हमने देखा तो मतदान बहुत कम प्रतिशत था। कई मतदान केंद्र तो खाली पड़े थे, पोलिंग बूथ खाली पड़े। वो कहता है कि जिन मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा मतदान हो रहा है कि मुसलमान जो है वोट दे रहे हैं और बाकी लोग जो है जाट या वो हैं वो अपनी फसल काट रहे हैं। मुझे लगता है कि 55 और बहुत ज़्यादा अगर कहीं होगा कुछ बूथ पे तो 60-62% तक वोटिंग जा सकती है। उत्साह उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जो बाकी चुनाव में हम देखते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव और पहले चरण के चुनाव को लेकर आज मतदान हुए। आज मतदान के दिन भर जो है कहीं ईवीएम खराब की खबरें आई तो कहीं चुनाव बहिष्कार को लेकर, कहीं सड़कें खराब का विरोध हुआ तो कहीं पर बिजली पानी की समस्याओं को लेकर लोगों ने खूब हल्ला किया। आज क्या हुआ पहले चरण में और ये चरण जो है किसके पक्ष में जा रहा है, इसका आकलन क्या कह रहा है, आज मेरे साथ तमाम इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे न्यूज रूम में मौजूद है। एक एक कर आपका जो है यहां इनका परिचय कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज हम लोग जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उन 8 सीटों के साथ साथ बारीकी से हर एक सीट पर बातचीत करेंगे। दरअसल हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीकांत भाटिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए शहजाद साहब है जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है, और केपी मलिक साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। लगातार आप टीवी चैनल की डिबेट्स में इनको देखते रहते हैं। लेकिन आज जो दिन भर आज इन्होंने देखा और जो दिन भर हमने देखा, आज उसी पर आपके सामने रखेंगे बात और आज आपको बताएंगे कि इन सीटों का जो विश्लेषण है, जो आकलन है, वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं आप ही से समझ लेता हूं कि आप मुजफ्फरनगर और कैराना इन सीटों पर आप जो है सुबह से आप गए आए, आपने क्या देखा, किस तरह का मतदान हो रहा है और किन मुद्दों पर ज्यादा यहां पर? सर, अभी तक हमने जितने सेंटर्स पर गए तो काफ़ी सेंटर्स पर तो जो मतदान प्रतिशत हमें बहुत कम लग रहा, क्योंकि हम दोपहर को 2 बजे तक थे, काफ़ी कम संख्या में आ रहे थे। अभी 2 बजे के बाद कुछ एरियाज में बढ़ रहे थे। जैसे हम मॉर्निंग से दिल्ली से आए हैं, करीब 11 बजे हमने देखा तो मतदान बहुत कम प्रतिशत था। कई मतदान केंद्र तो खाली पड़े थे, पोलिंग बूथ खाली पड़े। और हमने देखा कि मुजफ्फरनगर सीट पर जो मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। जब हमने लोगों से बात की मुजफ्फरनगर के एक खालापुर सेंटर से खालापार सेंटर पर गए तो लोग नाराज थे वर्तमान सांसद से कि देखिए सर, ये सड़कें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं। तो जो लब्बो लबाब ये है कि जो भी वोटिंग हो रही है वो मोदी और योगी के नाम से हो रही है। सांसद का नाम कोई नहीं ले रहा है। लोग जो बोल रहे हैं हम तो मोदी योगी को वोट दे रहे हैं। अब उनका क्या चमत्कार है ये तो रिजल्ट आने पर ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम आए तो मुस्लिम इलाकों में तो लोग सपा साइकिल को वोट देते हुए दिखाई दिए। लोग जब मतदान केंद्रों से बाहर आए तो मुझे लगता है मिश्रित फल होगा जो चुनाव परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मुजफ्फरनगर में जो मुझे लगा थोड़ा सा एज बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इधर शामली वाली सीट पर जहां इकरा हसन है उनके पक्ष में ज्यादा लोग दिखाई दिए कि एक नौजवान, एक युवती है, हिंदुस्तान में आई है, पढ़ी लिखी है, तो शायद क्षेत्र का विकास अच्छी तरह कर सके। तो उसके पक्ष में कुछ ऐसे लोग और विशेष रूप से महिलाएं दिखाई दी कि हम तो साहब वो इकरा जी को देंगे, साइकिल पर मोहर लगाएंगे। तो मेरा विश्लेषण अभी तक का तो ये है कि मिश्रित है। एकदम आप नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बताते नहीं हैं, डरते हैं कि हम पता नहीं कौन है, क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि मिश्रित मेरे को लग रहा। कैराना और मुजफ्फरनगर पे चुनाव कह नहीं सकते कि एक तरफा कहीं है। कह रहे थे, जिस तरह से कह रहे थे कि 14 वाला माहौल, वो माहौल नहीं है। चुनाव बड़ा फंसा हुआ है ना। लहर नाम की चीज कहीं नहीं है, लोगों में कोई जोश नहीं है। हम जब गांव में से अंदर से आ रहे थे, मुजफ्फरनगर से शामली पहुंच रहे थे, बिल्कुल गांव खाली पड़े हुए हैं, लोग हैं ही नहीं। या तो वोट नहीं देने जा रहे हैं या घर पे आराम कर रहे हैं। अभी हो सकता है 3 बजे बाद कुछ प्रतिशत बढ़ा हो, पर मुझे नहीं लगता, फिर भी 55% के 60 के आसपास ही जो परसेंटेज आएगी शाम को वही होगी। अभी तक भी 30-35% वोटिंग हो चुकी थी। हम कई केंद्रों पे अंदर भी गए, हमने मतदान अधिकारियों से भी बात किया, तो 30-35% के आसपास है, जो बढ़कर हो सकता है 50-55 तक होगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। 55 तो ये संकट बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि भाई वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा तो कैसे वहां। मैं आपसे भी समझ लेता हूं सैयद साहब,
आप बिजनौर और नगीना को बड़े अच्छे से आपने कहा कि बड़ी बारीकी से हमने समझा। अभी आकलन आज वोट डाल चुके, अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का जो है वहां पर मतदान हुआ, किस तरह की वोटिंग? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिन 8 सीटों पे यूपी में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहेगा। लोग उदासीन हैं, और उदासीन इस वजह से हैं कि लोग जो है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग बूथ पे बड़ी किसान ने अच्छी बात कही। वो कह रहा है कि जिन मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा मतदान हो रहा है, कि मुसलमान जो है वोट दे रहे हैं और बाकी लोग जो हैं जाट या वो हैं वो अपनी फसल काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जहाँ तक नगीना की बात है, नगीना में जो आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है चंद्रशेखर, वो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहा है, और मैं मतलब कह सकता हूँ कि 99% वो जो है जीत के कगार पे है और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। उसके अलावा जहाँ तक आपने बात की बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी, बिजनौर एक बहुत अच्छी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन बिजनौर में जो है वो चूँकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उनसे बहुत नाराज़ है ना। तो इसलिए ये कहना कि अच्छा, सारी सीटों पे जो है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सट्टा बाजार जो है वो एक बड़ा वो रोल प्ले करता है, और सट्टे में सिर्फ एक सीट बीजेपी को जा रही है, बाकी 7 सीटें जो है बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, जो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये पहले फेज में बीजेपी को नुकसान होगा, तो इसकी बात कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो सारी चीज़ें फिर सारा देश में उनको तकरीबन नुकसान होगा। और ये सिर्फ मोदी कर रहे हैं, यहाँ तो देखने में आया कि जो बीजेपी के इलाके वहाँ भी मोदी वर्सेस बीजेपी, मोदी वर्सेस जो है वो योगी चल रहा है, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा इससे। तो आप बिजनौर में आपने कहा कि बिजनौर में भी जो है सीधा नुकसान बीजेपी के आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ तो चंदन चौहान आरएलडी के गठबंधन से प्रत्याशी है, और नगीना में तो हम खुद गए थे, वहाँ पर मुस्लिम और जो दलित है वो समीकरण कहीं बनाने की कोशिश, लेकिन मायावती ने जब वहाँ रैली की उसके बाद कहीं कुछ फर्क उसके बाद भी आया, या आपको लग रहा है कि जो दलित है वो वोट बटेगा या एक तरफा, आपको कैसे लग रहा है? दरअसल इस बार में मैं कहना चाहता हूँ कि मायावती जो है वो एक्सपोज हो गई हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की उसमें काम करती हैं, और चंद्रशेखर को नया चेहरा है, थोड़ा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, तो लोग इस बार उनको वोट देने का मन बना रहे हैं। और फिर एक बार अगर जनता वोट देने का मन बना लेती है, तो शायद उसको दोबारा वो अपने उस फैसले पे विचार नहीं करती है। तो इसलिए मुसलमान और दलित एक बड़े पैमाने पे जो है वो चंद्रशेखर को वोट दे रहे हैं, और वो चंद्रशेखर जो है वो एक अच्छे वहाँ पे जो है कॉन्टेंडेंट है। अच्छा, जो चंद्रशेखर वहां लग रहा है कि आपको फाइट में, टक्कर में है ना। चलिए केपी मलिक साहब, मैं आपसे समझ लेता हूं, क्योंकि 8 सीटें, इन 8 सीटों पर आपने सब जगह देख लिया, आप लगातार इन पर रिपोर्टिंग भी करते रहे, आपके रिपोर्टर भी वहां पर काम करते रहे, आपने खुद जो है कई सीटों पर खुद जाकर देखा, आप सुबह से भी आप जो है आप लोग इन सीटों पर रहे, आपका क्या आकलन कह रहा है, और मुद्दे इस बार कौन से आपको हावी दिखाई दे रहे हैं? 2014 और 2019 को अगर हम आप उसके हिसाब से भी चुनाव को देखें, ये चुनाव 24 का आप कहां देख रहे हैं? देखिए राहुल, अगर आप इन 8 सीटों की बात करें, 8 सीटों पे चुनाव है, और ये 2014 में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3 सीटें थीं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर उन्हीं 3 सीटों पे है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अलहदा किन्हीं सीटों पे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान पिछले इलेक्शन में हुआ था, अगर थोड़ा कम होता है तो इन सीटों के बजाय दूसरे में उसको फ़ायदा मिल सकता है। वो कौन सी सीट होंगी उस बारीकी में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप जो सुबह से हमने देखा है उसमें कुछ बिजनौर का हिस्सा था, कुछ थोड़ा सा पार्ट नगीना का भी था, और मुजफ्फरनगर की टोटल सीट पे हम लोग ने बहुत सारे बूथ कवर किए, तो वहाँ पे अधिकतर लोगों का कहना यही है, जो लगभग भारतीय जनता पार्टी का एक हिसाब से वोटर है, उसका कहना ये है कि हम स्थानीय व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, हम लोग योगी मोदी को देख रहे हैं, और विशेषकर जो योगी की कानून व्यवस्था है, और दूसरा जो योगी का 7 साल का कार्यकाल है, उसको कहीं ना कहीं वो अच्छा मान के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। दूसरा जो विरोधी वोट है उसका कहना यह है कि जो स्थानीय सांसद है उससे उनका विरोध है, उनका विरोध ऊपर शीर्ष नेतृत्व से या लखनऊ के नेतृत्व से इतना नहीं है,
तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर रणनीति बनाने में उस तरीके से कामयाब नहीं रही जिस प्रकार से रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए था। तो मुझे लगता है इस चीज़ का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जब हम क्षेत्र के कई किसानों के बूथ पे गए तो अभी हमने देखा कि लगभग 2 बजे तक कुछ बूथ्स पे 38%, कहीं 40%, कहीं 42%, लगभग इतना पोल हुआ है सुबह से। कोई भी हमें एक ऐसा बूथ अभी तक नहीं मिला, मैं लगभग जो है 40-45 बूथ हम लोग कवर कर चुके हैं कि किसी में 40+ हो गया हो, एक आध कोई हो गया हो 40 या 42 हो, लेकिन कोई हमें ऐसा बूथ नहीं दिखा कि जिसमें आपने 40+ कवर कर लिया हो। तो मुझे लगता है कि 55 और बहुत ज़्यादा अगर कहीं होगा कुछ बूथ पे तो 60-62% तक वोटिंग जा सकती है। उत्साह उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जो बाकी चुनाव में हम देखते थे। कई गांव में जो भाटिया जी हमारे साथ हैं, ये दिल्ली से कम इस क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने पूछा कि गांव में आदमी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैंने वोट भी डाला है अपना, आज मेरा गांव भी इसी एरिया में है। तो हमने ये देखा है कि लोग गेहूँ काट रहे हैं, गन्ने की बुआई चल रही है, तो लोग व्यस्त हैं अपने खेतों में। और जब हमने किसी से पूछा तो उसने ये कहा कि भाई मुसलमान वोट डाल रहा है और हिंदू गेहूं काट रहा है। ये कई लोगों ने तलखी भी जो है हमें बताई और हमें हंसी भी उसमें हिसाब से दिखी। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये क्या जताता है? अगर ये तंज मार रहे हैं तो इस तंज का मतलब समझना चाहिए। दूसरा ये मुझे लगता है कि जो किसान दोपहर में आए होंगे खेतों से और वो नहाने धोने खाना खाने के बाद बूथ की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि शाम तक मतदान केंद्रों पर थोड़ी भीड़ बढ़ेगी और वोट प्रतिशत बढ़ेगा। 62% आपका आकलन है कि 62% के आसपास जो है रहेगा। लेकिन पिछले चुनाव में देखे तो वोट प्रतिशत जो बढ़ा था उसी का फायदा तो बीजेपी को मिला था। रामपुर में जिस तरह से चुनाव देखा, उपचुनाव में वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन वो वोट प्रतिशत वो दूसरे तरीके से कम हुआ क्योंकि वहां पर आरोप लगे कि माइनॉरिटी का वोट जो है वो नहीं डलने दिया। लेकिन यहां इस सीट पर कहीं जो उत्साह की कमी आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे आपको क्या समझ आ रहा है कि उत्साह क्यों कम है इस बार और क्यों वोट प्रतिशत आपको लगता है कम होने जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक इवेंट में तब्दील कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उतना अच्छा इवेंट नहीं बना पाई। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है या उनके जो सहयोगी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो या बाकी संगठन हो, उनमें कोई खास उत्साह नहीं है। इसके अलावा अगर आप विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष कहीं बहुत हमें अग्रेसिव भूमिका में दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने अभी तक रैलियां ही नहीं की हैं। 8 की 8 सीटों पे उनके शीर्ष नेता पहुंचे नहीं हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की बात अगर आप करें तो प्रियंका गांधी सिर्फ सहारनपुर पे आके चली गई। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी दूसरी सीटों पर आया नहीं है। अंत के दिन में प्रियंका गांधी का सहारनपुर में आना और ये जताना कि विपक्ष की हाजिरी लग गई है, तो मुझे लगता है विपक्ष भी कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो इसमें विपक्ष भी बहुत पीछे है इन चुनाव में आने के लिए। तो जब पार्टियां, सियासी दल ही बहुत एग्रेसिव नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगे, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है बहुत उत्साहित वोटर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो कमिटेड लोग हैं, कमिटेड वोटर हैं, वो बूथों पे दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा कमिटेड वोटर नहीं है वो बूथ से दूर मुझे लग रहा है। यानी जो वोट जाना चाहिए था वो बूथ तक नहीं जा रहा है। क्यों? ये कहीं ना कहीं ये कहीं विपक्ष का भी कहीं ना कहीं खामियां है कि विपक्ष उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा। हाँ, उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि लोग उतनी संख्या में निकल के नहीं आ रहे हैं। कोई एंथ्यूज्म नहीं है। जस्ट एक समय में वोट देने जाना कुछ माहौल नहीं लग रहा है कि चुनाव का माहौल है। शांति लगी पड़ी है सब। कुछ बूथों पे तो शुरू में मॉर्निंग में जब हम गए थे ही नहीं लोग। अभी थोड़ा निकलने शुरू हुए, जैसे मलिक जी ने बताया कि मुझे नहीं लगता 55-60 से ज़्यादा परसेंटेज 62 भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता, पर इतना 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन एंथ्यूज्म चुनाव का नहीं लग रहा, माहौल नहीं लग रहा। लोगों में कहीं पोस्टरबाजी नहीं है, कहीं पोस्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई नेता नहीं आ रहा वोट मांगते हुए। कई जगह तो हमने देखा जो पार्टियों के सीटिंग होती है बैठने के लिए, जहाँ पर्चियाँ बनती हैं, वो तक नहीं थे। सीधा वोटर जा रहा था। वो कह रहे, जब हमसे पूछा भाई यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है, बोले नहीं साहब वो पर्चियां पहले ही ऑलरेडी घर पहुंच गई और वोटर वो पर्ची लेके सीधा सेंटर में जा रहा है। मतलब अगर किसी को परेशानी भी है तो किससे बात करे, तो वो सीधा मतदान अधिकारी से बात करता है। जैसे पहले जमाने में हमारे टाइम में माहौल हुआ करते थे कि जो विपक्ष या पक्ष की जो भी पार्टी, उनकी टेबल लगती थी, बाकायदा उस पर स्लिप रखी होती थी, वो वहाँ नाम चेक करके स्लिप बना के देते थे।
तो अंदर मतदान करने जाइए तो आसानी होती थी। कई बूथों पे तो हमको नजर ही नहीं आए, थे ही नहीं, सीधा डायरेक्ट वोट हो जा रहा था। तो यहाँ 8 सीटों पर जो आकलन है ये सीधे तौर पर अब निकल कर आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये 8 सीटें जीतना बहुत आसान नहीं है। फाइट सीधी नेट टू नेट है और इस फाइट के बीच में अगर वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता है तो वो जरूर बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ वोटर किसान बेल्ट है, ये जहां पर ये वोट 8 सीटों पर हो रहा है, अधिकतर सारी किसान बेल्ट, और इस किसान बेल्ट में जो खेतों में अभी किसान जिस तरह से है और वोट मतदान स्थल पर नहीं पहुंच रहे, तो इसके पीछे की कहीं वजह विपक्ष भी माना जा रहा है और इसके पीछे वो जागरूकता और वो उत्साह भी है। लेकिन होगा क्या, 4 जून में ये नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल जो 8 सीटों का आकलन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल है, इनके तो रेट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।